नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हम एक इजी चैप्टर और छोटे चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो इसके हम कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सेप्शन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेंगे? chemistrypage.in वेबसाइट पे आप जाना, वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में कई सारे एमसीक्यू हैं, फ्री में आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। ये तीनों चीजें आपको केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में मिल जाएंगी। तो आप प्ले स्टोर में जाके केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। इन सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन के बारे में सब लोग जानते हैं। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। और अगर हम अर्थ की बात करें तो इट इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ सरफेस। अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसको हम 1H1 की फॉर्म में लिखते हैं। यानी एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक ही इसके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन मोस्टली डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी एक H दूसरे H के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। That's why it is also called डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बोल लो या डाइहाइड्रोजन बोल लो, तीनों चीजें एक ही। आगे बढ़े। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल बीच में रखा गया है, यानी इसकी पोजीशन पर डिस्प्यूट है। तो कुछ मामलों में ये एल्किली मेटल के साथ सिमिलरिटी शो करता है, कुछ मामलों में यह हैलोजन के साथ शो करता है, कुछ मामलों में दोनों के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता है। तो इसकी पोजीशन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1, यानी हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है और s ब्लॉक में भी एल्कली मेटल ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर। अब पहले बात करते हैं कि एल्कली मेटल के साथ इसकी सिमिलरिटी किस कंसेप्ट में आती है। तो एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, तो इसका भी है 1s1, सिमिलरिटी हो गया। हाइड्रोजन एल्कली मेटल के जैसे ऑक्साइड बनाता है, जैसे वाटर हो गया, हैलाइड बनाता है जैसे HX हो गया, और सल्फाइड बनाता है जैसे H2S हो गया। तो एल्कली मेटल भी ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरिटी विद हैलोजन। अब हैलोजन 17 ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलते हैं और 17 ग्रुप का जो एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो हाइड्रोजन केस में भी ऐसा ही है। तो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, यानी इनर्ट गैस बन जाएगा। तो हैलोजन भी ऐसे होते हैं। दूसरी चीज, हैलोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है यानी आईपी है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इट विल बी 1680 किलोजूल पर मोल। तो हाइड्रोजन की भी आईपी इतनी ही होती है, लगभग 1312 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब दोनों की आईपी लगभग बराबर है। जबकि एल्कली मेटल की बात करें तो बच्चों एल्कली मेटल की आईपी कम होती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया एल्कली मेटल और हाइड्रोजन का। एक और चीज, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है जैसे H2, तो हैलोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं Cl2। हाइड्रोजन के मोस्ट ऑफ कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, तो हैलोजन के भी मोस्ट ऑफ कंपाउंड कोवलेंट होते हैं। हैलोजन मेटल के साथ मिलकर हैलाइड बनाता है, तो हाइड्रोजन भी मेटल के साथ कंबाइंड होकर हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है जैसे NaH, तो उसी फॉर्म में आ जाएगा NaCl। अब दोनों से डिफरेंट कैसे होता है? हाइड्रोजन मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, इट इज नॉन मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो वो
प्रोटॉन आयन के फॉर्म में आ जाता है H+। अब H+ का जो रेडियस है वो इतना कम होता है कि नॉर्मल एटॉमिक और आयनिक साइज की रेंज में नहीं आता है। इट इज वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, और इसकी रेंज जो देखी गई है वो है 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर, जबकि नॉर्मल एटम या आयनिक का साइज इस रेंज में आना चाहिए। इसीलिए बच्चों H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये किसी और के साथ एसोसिएट होके एटम या मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये कुछ यूनिक बिहेवियर है जहां पर हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ और हैलोजन के साथ सिमिलरिटी और डिफरेंस शो करता है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, हाइड्रोजन हैज सेम आईपी एज एल्कली मेटल, ये गलत हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज हैलोजन, ये भी गलत हो गया। तीसरा, इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड +1, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो बच्चों जब ये हैलोजन के साथ मिक्स होगा तो ये +1 होगा, और जब ये मेटल के साथ मिक्स होगा तो -1 होगा। और एक और चीज, इट विल नॉट बी लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पर ही लिबरेट होता है। आगे जाके हम इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको देखेंगे। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अब हाइड्रोजन किन किन चीजों को बनाता है, जैसे वाटर बनाता है, डाइहाइड्रोजन गैस बनाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास है डाइहाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस। तो डाइहाइड्रोजन कब बनता है? जब H और H आपस में कंबाइंड होते हैं। तो पहले अकरेंस की बात करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, लगभग 70% मास कवर करता है पूरे यूनिवर्स का। और आपको पता है जो सन की एनर्जी है वो हाइड्रोजन की वजह से ही इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन इज द यूनिक सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। इट इज वेरी लाइट एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट है 1H1, इसका मतलब ये सबसे लाइट एलिमेंट जो नेचर में पाया जाता है, और अर्थ एटमॉस्फेयर में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1H1, 1H2 एंड 1H3, इस तरह से। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इनके सिंबल है H, D एंड T। अब देखो बच्चों, जो आइसोटोप्स है उनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, केवल एक ही एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इसीलिए ये आइसोटोप्स होते हैं। अब इसमें जो ट्रिटियम है वो ही केवल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ओनली ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इट इमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। अब रेडियो एक्टिव है तो इसका एक टी ऑफ होगा, तो इसकी टी ऑफ होती है 33 एयर्स। सारे आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पर होता है? ओनली रेट ऑफ रिएक्शन पर डिफरेंस होता है, क्योंकि वहां पर हर किसी की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो चेंज होती है। तो बच्चों कई बार इस पर क्वेश्चन आया है कि तीनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पर न्यूट्रॉन 0 है, यहां पर न्यूट्रॉन 1 है, और यहां पर न्यूट्रॉन 2 है। तो मास नंबर में डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक टेबल आपके लिए रखी गई है जहां पर तीनों आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर किया गया है। तो रिलेटिव अबंडेंस हाइड्रोजन से ट्रिटियम की तरफ कम होगी, हाइड्रोजन ज्यादा, ड्यूटेरियम कम, ट्रिटियम और कम। अब जो एटॉमिक मास है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अब देखिए बच्चों, जब एटॉमिक मास बढ़ता है तो ये तीनों प्रॉपर्टी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। तो यहां पर चेक कीजिए, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पर।
अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इसकी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है, इसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो यहां पर भी ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन की कम होती है और ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है, यानी हाइड्रोजन जल्दी रिएक्शन करेगा एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दोनों की सेम होती है, उस पर कोई दो राय नहीं है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी केवल हाइड्रोजन की दी गई है, ड्यूटेरियम की नहीं दी गई। इसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -73, कोवेलेंट रेडियस 37 पिकोमीटर और आयनिक रेडियस 208 पिकोमीटर होता है। क्लियर? तो ये तीनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन देखिए, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव एंड इमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल? कौन सा बताया था? ट्रिटियम। तो तीन ऑप्शन है, प्रोटियम, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को बनाते कैसे हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड, लेबोरेटरी मेथड एंड कमर्शियल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जब हम मेटल, और स्पेशल मेटल है बच्चों, जिंक एंड आयरन, इन दोनों की हम एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। खासकर जिंक का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। अगर जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। उसी तरह जिंक अगर एक्वस एल्कली जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहां पर जिंक का जिक्र किया गया। कमर्शियल प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्योंकि वाटर किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक। दूसरा, अगर आपको हाई प्योरिटी हाइड्रोजन चाहिए, यानी 99.9% प्योर हाइड्रोजन बनाना है, तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड का वहां पर जिक्र आता है। तो वाटर के केस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के केस में निकल का इलेक्ट्रोड यूज होता है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन ऑब्टेन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन यानी एक्वस NaCl सॉल्यूशन, जहां पर NaCl के साथ वाटर भी इन्वॉल्व होता है। तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखती है और एनोड पर हमें Cl2 गैस निकलती हुई दिखती है। ठीक। तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड है, जहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस और ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब एक और मेथड है, मेथड नंबर 4। यहां पर अगर हम हाइड्रोकार्बन को वाटर के साथ, यानी हॉट वाटर, स्टीम वाटर, हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन साथ में इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वाटर गैस। इसके 3 नाम है, एक तो एक वाटर गैस तो हो गया, दूसरा इसको हम बोलते हैं सिन गैस, और तीसरा इसका नाम है सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस। तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि सिन गैस का फॉर्मूला क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम सिन गैस बोलते हैं। अब इसके नाम ऐसा क्यों पड़ा? देखो, वाटर गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर को जब हम हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स करते हैं तो हमें वाटर गैस मिलती है, सिन गैस मिलती है। दूसरा, इसको हम सिंथेसिस गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के मिक्सचर का यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर। अब जो सिनगैस है आजकल सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैपवुड और न्यूज़पेपर के ट्रीटमेंट से मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम कोल को स्टीम के साथ ट्रीट करें एज हाई टेम्परेचर तो हमें अगेन वाटर गैस मिलती है या सिन गैस मिलती है। दिस प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो बात एक ही, अगर हाइड्रोकार्बन से मिलती है तो ओनली सिंथेसिस गैस, सिन गैस, लेकिन अगर कोल एंड स्टीम से मिलती है इट इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन।
अब एक चीज यहां पर गौर करने वाली है कि जब हाइड्रोजन गैस हमें चाहिए तो साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी हमें मिल रही है। तो अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा बताया गया है, द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज ए कैटलिस्ट। तो बच्चों जो आयरन क्रोमेट है वो CO को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें H2O की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलती है, यानी ज्यादा प्योर होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। यह भी क्वेश्चन आएगा इस पर, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने कैसे रिमूव किया, बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन। अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें 77% हाइड्रोजन गैस पेट्रोकेमिकल से मिलती है, 18% कोल से मिलती है और 4% इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन जो हमने ऊपर जिक्र किया था उससे, और 1% अदर सोर्स से मिलती है। यानी मेजर सोर्स कौन सा है, पेट्रोकेमिकल। अब दो क्वेश्चन लगाते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट कमर्शियल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो कमर्शियल मेथड में इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड वाज पॉपुलर। तो देखो बच्चों, केवल जिंक वाला जो मेथड है वो लेबोरेटरी मेथड है, तो ये वाला नहीं है। यहां पर देखो CO2 और H2 मिल रही है फ्रॉम CO एंड H2, तो ये भी है। और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और मेथेन का जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमें सिन गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यानी 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, सी विल बी करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन, ठीक लग रहा है। CO and H2 टू गिव CO2 and H2 रिप्रेजेंट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ये भी ठीक है, आप ऊपर चेक कर सकते हैं। तीसरा, CO2 फॉर्म इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम जिंकेट सॉल्यूशन। सोडियम जिंकेट नहीं था बच्चों, वो था सोडियम आर्सेनेट। इनकरेक्ट है तो हमें करेक्ट ढूंढना है ना, तो आंसर हो गया डी, बोथ A एंड B। अब आगे आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस, और ये हवा से हल्की होती है, इसलिए हॉट एयर बलून हवा में तैरते रहते हैं, और इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कई सारे केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो बच्चों, किन्हीं दो एटम के बीच बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किन्हीं दो एटम के बीच सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बच्चों हाइड्रोजन का ही होता है। तो द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एनी सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लियर, बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज। साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है, अगर आप इतने टेम्परेचर पर 2000 केल्विन पर अगर हाइड्रोजन गैस को डिसोसिएट करने की कोशिश करोगे उसके एटम में, तो केवल इतना परसेंट डिसोसिएशन होगा, 0.081% ओनली। तो अगर आपको ये परसेंटेज बढ़ाना है तो आपको इतना टेम्परेचर करना पड़ेगा, 5000 केल्विन पर इतने परसेंट हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट होगी। तो इसका मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करते जाओगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी बढ़ती जाएगी। इससे प्रूव हो गया। और जनरली हाइड्रोजन जो है इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका रीजन यही है कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जैसे नाइट्रोजन हो गया उसकी भी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो बच्चों जब हाइड्रोजन एटम डिसोसिएट होंगे तो एनर्जी लगती है, और जब वो कंबाइंड होंगे तो एनर्जी इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो कोवलेंट और आयनिक दोनों तरह के कंपाउंड बनाता है, यानी मैक्सिमम कंपाउंड बना सकता है हाइड्रोजन। रीजन क्या है? इट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव H+, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H-, और इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है और शेयर भी कर सकता है। तो जो इस तरह की प्रॉपर्टी रखेगा वो मैक्सिमम कंपाउंड बना सकता है। अब कहां कहां इसकी रिएक्शन होती है? तो पहला है रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाएगा।
अब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन काफी फास्ट होती है, तो लाइट की जरूरत नहीं है, डार्क में ही रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन आयोडीन के साथ रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे H2 प्लस Cl2 टू गिव 2HCl हो गया है लाइट। रिएक्शन विद ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन तो वाटर बनाएगा, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया हैबर प्रोसेस। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल के हाइड्राइड बनाता है। एक चीज आपको याद रखनी बच्चों, मेटल के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो है -1, बाकी हर केस में ये +1 होता है, और ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर की डिमांड करती है। रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड, तो बच्चों हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड को ये इनके मेटल की फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। तो जो मेटलर्जी में काम आता है, आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, वहां पर इसका यूज होता है। तो ये रहा मेटल आयन, तो ये रहा मेटल सॉलिड, और ये मेटल ऑक्साइड है तो अगेन मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ रिडक्शन प्रोसेस। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, इवन ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहां पर ये सब रिडक्शन के काम आता है, जहां पर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है अल्कोहल में, तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करने के काम आता है। लेकिन बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिडक्शन आप करोगे तो मेटल और प्लस हाइड्रोजन दोनों ही होते हैं। तो वो मेटल कौन से है? प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इन 3 मेटल का यूज होता है हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन प्रोसेस है जहां पर वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल किसके बने होते हैं? मोस्टली डबल बॉन्ड के बने होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल निकल और हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होके वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वनस्पति तेल वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एक और चीज है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन यील्ड एल्डिहाइड देन फर्दर गिव अल्कोहल। तो यहां पर हाइड्रोफॉर्माइलेशन, तो डबल बॉन्ड जब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल मिलता है। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, कमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद, तो डाइहाइड्रोजन अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम के साथ, तो सोडियम मेटल है, तो बच्चों मेटल के साथ डाइहाइड्रोजन मेटल के हाइड्राइड बनाता है। ठीक, इस तरह से कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड प्लस H2O। बस। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला, डाइहाइड्रोजन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, ये ठीक है। रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद सोडियम गिव सोडियम हाइड्राइड, ऊपर हमने डिस्कस किया था, ये भी ठीक है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन यील्ड एल्डिहाइड which further undergo reduction to give alcohol, ये भी ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग आयरन एज ए कैटलिस्ट गिव एडिबल फैट, जब हम ऑयल को फैट में कन्वर्ट करते हैं तो आयरन वहां पर यूज नहीं होता है, वहां पर कौन सा मेटल यूज होता है बच्चों? निकल, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 1, 2, 3 सही है और चौथा गलत है, तो आंसर हो गया सी। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ना है ना। तो बच्चों डाइहाइड्रोजन का एक मेन यूज है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस, और जब एक बार हमें अमोनिया मिल जाती है तो अमोनिया से और चीजें हम बना सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और नाइट्रिक एसिड। दूसरा, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, यानी वनस्पति फैट का मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति तेलों से। तीसरा, मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, तो जो सिन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2,
कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मिथेनॉल बनाते हैं और मिथेनॉल एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका काफी सारा यूज होता है। चौथा, मेटल हाइड्राइड बनते हैं जब मेटल और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। पांचवा, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, इट इज यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल। छठवां, मेटलर्जिक प्रोसेस में भी यूज होता है, कई सारे मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड को मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। सातवां, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस, क्योंकि काफी सारा टेम्परेचर वहां पर जनरेट होता है इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट, आपने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में पढ़ा होगा कि लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ए रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। लास्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है कि अपोलो मिशन में कौन से सेल का यूज किया था फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर बच्चों एक सेल था जिसका नाम था फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड डाइहाइड्रोजन, यानी फ्यूल सेल में डाइहाइड्रोजन का यूज होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इतना एफिशिएंट है कि किसी भी गैसोलीन और अदर फ्यूल के मुकाबले पर यूनिट मास मैक्सिमम एनर्जी बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन। तो फ्यूल सेल में भी हाइड्रोजन का यूज हुआ। अब दो क्वेश्चन देखते हैं, तीन क्वेश्चन है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। पहला, इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च आज यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस, ये भी ठीक है। इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड टार्टरिक एसिड, ये कभी नहीं सुना हमने। तो आंसर हो गया बच्चों ए और बी। तो नॉट पूछा है तो सी विल बी करेक्ट आंसर। यहां पर इन रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। तो व्हेन डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव मेटल, तो यहां पर हमें मिलेगा H2O और इसके आगे O लगा लो, प्लस मेटल सॉलिड की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। CONH2 कैटलिस्ट है, तो जब सिन गैस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और कौन सा कैटलिस्ट, कोबाल्ट कैटलिस्ट होता है, तो हमें अल्कोहल मिलता है यानी मिथेनॉल। तो यहां पर जो है दो हाइड्रोजन लगा लो। हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद वाटर, तो जब बच्चों हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस मिलती है, सिंथेसिस गैस, तो CO+। तो यहां पर 8 और 6 14 हाइड्रोजन है, तो 7 यहां पर करो, और 3 कार्बन है, 3 इधर आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गई। जिंक और NaOH, तो ये लेबोरेटरी मेथड है हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का। तो यहां पर जो है इसके आगे 2 लगाओ, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। एक और क्वेश्चन, अमंग अमोनिया, वाटर एंड HF, which would you expect to have highest magnitude of hydrogen bonding and why? Hydrogen bonding is depends on electronegativity. More the electronegative atom, more will be the hydrogen bonding. तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा कौन सा है, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। किस पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है तो उसको हम हाइड्राइड बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। बोरॉन के साथ कंपाउंड होके B2S6, सोडियम के साथ कंबाइंड होगा NaX, हेलोजन के साथ कंबाइंड होगा HX, कार्बन के साथ कंबाइंड होगा CH4। तो ये सारे डाइहाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्राइड कहलाते हैं। अब लगभग मोस्ट ऑफ एलिमेंट हाइड्राइड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं एक्सेप्ट नोबल गैस, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है। हाइड्राइड को कितने टाइप से हम डिवाइड करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड, 3 कैटेगरी है। पहली आयनिक, सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरे कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और तीसरे मेटेलिक या नॉन स्टैक्योमेट्रिक हाइड्राइड।
तो इन तीनों हाइड्राइड को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने है आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, और एस ब्लॉक क्या होने चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने चाहिए, जैसे लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इवन सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड, ये सारे क्या है? आयनिक लाइक हाइड्राइड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे आर स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हो रहा है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? तो बच्चों ये सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड फेज। कंडक्शन कब होगा? जब ये मेल्ट होंगे। क्लियर? अब अगर इन आयनिक हाइड्राइड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, तो हमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H माइनस आयन वहां पे इन्वॉल्व था। तो बच्चों एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब ये S ब्लॉक एलिमेंट के साथ हाइड्राइड बनाएगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। क्लियर? एक और चीज, जब भी ये सेलाइन हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा एक बेस की फॉर्मेशन होगी, जैसे यहां पर NaOH की फॉर्मेशन हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो हाइड्राइड है उसमें से 2 ऐसे हाइड्राइड है जो पॉलीमेरिक की फॉर्म में होते हैं। कौन से हाइड्राइड बच्चों? बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आर इन पॉलीमेरिक नेचर, बाकी सारे हाइड्राइड मोनोमेरिक होते हैं। तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। लिथियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी बाकी सारे हाइड्राइड से अलग होती है। इट इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर, और न तो O2 के साथ न तो Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए बच्चों लिथियम हाइड्राइड का यूज किसी और टाइप के हाइड्राइड को बनाने में किया जाता है, जैसे यहां पर लिथियम बोरॉन हाइड्राइड बनता है और यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है, और इन दोनों का यूज जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इनका यूज दिया। क्लियर हो गया? दूसरे टाइप के हाइड्राइड, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो जो सेलाइन हाइड्राइड थे वो आयनिक थे, और अब जो हाइड्राइड है वो कोवलेंट हाइड्राइड है। तो मोस्टली पी ब्लॉक के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन से हाइड्राइड बनेंगे? कोवलेंट हाइड्राइड, जैसे मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया या HF हो गया। दे आर कोवलेंट एंड वोलेटाइल कंपाउंड, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेलाइन हाइड्राइड के मुकाबले कम होता है। कोवलेंट हाइड्राइड को 3 और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और तीसरे इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पर है कि जो लीविस डॉट स्ट्रक्चर है या जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं। समझ में बात आ गई? तो पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन सा ग्रुप बनाएगा? मोस्टली 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे B2H6। तो यहां पर बच्चों जो बोरॉन है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड के नाम देंगे। ठीक है? अच्छा, एक और चीज, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है दे आर called Lewis acid because they can accept electron pair. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड also called Lewis acid hydride। समझ में बात आ गई? दूसरे टाइप के हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड मोस्टली 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलने से बनते हैं, जैसे CH4, SiH4। यहां पर जो है सेंट्रल मेटल एटम के पास 4 बॉन्ड होते हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो न तो इसके पास लोन पेयर होते हैं और ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। अब देखो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तीसरे टाइप के हाइड्राइड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड।
मोस्टली 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का मतलब ये होता है यहां पर बच्चों सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है, उस हिसाब से लोन पेयर होंगे। जैसे NH3 में एक लोन पेयर होता है, H2O में 2 लोन पेयर होते हैं और HF में 3 लोन पेयर होते हैं। इनका भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बॉन्ड पेयर के साथ साथ यहाँ पर लोन पेयर भी अवेलेबल होंगे। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड लेविस बेस। अब देखो 3 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होगा तो यहां पर बनेगा NH3, यहां पर बनेगा वाटर और यहां पर बनेगा HF। तो बच्चों इन 3 एलिमेंट में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस आता है। तीसरे टाइप के हाइड्राइड हैं मेटालिक और नॉन स्टैक्योमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब देखो बच्चों इन तीनों को पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेटालिक हाइड्राइड, यानी ये मेटल के साथ कंबाइंड होकर हाइड्राइड बनाते हैं। कौन से मेटल? मोस्टली D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट सारे मेटल कहलाते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होंगे तो मेटालिक हाइड्राइड बनाएंगे। दूसरा क्या है? नॉन स्टैक्योमेट्रिक हाइड्राइड। यहां पर बच्चों जो हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है वहां पर कांस्टेंट कंपोजिशन का रूल फॉलो नहीं होता है। यानी देखिए जैसे लेंथेनम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर 2.87 है जबकि लेंथेनम 1 है, तो कांस्टेंट कंपोजिशन रूल फॉलो नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टैक्योमेट्रिक हाइड्राइड। समझ में बात आ गई? तो और भी कई सारे एग्जांपल है, देखो जिरकोनियम का है, वेनेडियम का है, निकल का है, पैलेडियम का है, यट्रिबियम का है। तीसरा इसमें आता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। एक्चुअल में जो मेटल होता है उसके कुछ लैटिस पॉइंट होते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन जो है इन लैटिस पॉइंट के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पर रहता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। समझ में बात आ गई? अब ये बी वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो F ब्लॉक और D ब्लॉक में सारे एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाते, कुछ ही बनाते हैं। अब देखो बच्चों 7, 8, 9 ये तीनों ग्रुप हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे और ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम हाइड्राइड बनाएंगे। इसको ध्यान में रखना है। कौन? 7, 8, 9 और 6 में केवल एक क्रोमियम। और जैसे ये मेटालिक हाइड्राइड है तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कहां पर ट्रैप होता है? वो इंटरस्टिशियल साइट पर ट्रैक होता है, इसलिए इनको हमने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहा है। अब देखो बच्चों आपने कई सारे मेटल देखे होंगे जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। ये मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं और साथ में इनके क्या यूज होता है? हाइड्रोजन। इस पॉइंट पर देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल इज वाइडली यूज इन द कैटालाइटिक रिडक्शन एंड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये जो मेटल है प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इनका यूज एज ए कैटालाइटिक और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की पावर रखते हैं ऑन देयर इंटरस्टिशियल और देयर सरफेस। अब कुछ ऐसे मेटल है जैसे निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनियम। यहां पर जब इनका हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है तो लैटिस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो अदर मेटल है जब वो हाइड्राइड बनाते हैं तो बच्चों उनके लैटिस में डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम देयर पेरेंट मेटल, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन ज्यादा जगह घेरने की वजह से उनका लैटिस एक्सपेंड हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे मेटल है जैसे पैलेडियम और प्लेटिनम,
ये हाइड्रोजन को काफी ज्यादा मात्रा में अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं या एकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन को स्टोर करने के काम भी आते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज्ड एज स्टोरेज मीडिया। अब जब हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है इन मेटल के ऊपर, तो दे आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के। क्लियर हो गया? अब हम 3 क्वेश्चन लगाते हैं हाइड्राइड से रिलेटेड। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ हाइड्राइड इफ formed by the element atomic number 15, 19, 23 and 44, compare their behavior towards water। तो जब हाइड्रोजन इन एटॉमिक नंबर के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा हाइड्राइड बनेगा? तो बच्चों देखो, एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है? फास्फोरस। फास्फोरस एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट किस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड। क्लियर? तो 15 वाला कोवलेंट बनाएगा। 19 किसका एटॉमिक नंबर है? पोटेशियम का। पोटेशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट सेलाइन हाइड्राइड बनाता है। 23 वेनेडियम। तो वेनेडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होने की वजह से ये मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है। क्लियर? एटॉमिक नंबर 44। एटॉमिक नंबर 44 किसका होता है? रूथेनियम का। Ru 44। और रूथेनियम जो है एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। तो बच्चों रूथेनियम का जो ग्रुप नंबर है वो है 8। ये 8 ग्रुप में आता है। और ऊपर जैसे मैंने डिस्कस किया था 6, 7, 8, देखो 7, 8, 9, 7, 8, 9 हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। तो रूथेनियम डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्राइड। अब आगे देखो, कंपेयर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ केवल सेलाइन हाइड्राइड ही रिएक्शन करेंगे। तो जब कोई सेलाइन हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा बच्चों? एक बेस बनाएगा और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Ionic hydride are stoichiometric compound of dihydrogen formed with most s block element। ये ठीक है। Ionic hydride are crystalline, non-volatile and non-conducting in solid state। ये भी ठीक है। Metallic hydride conduct electricity। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये मेल्ट होते हैं। एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन एट कैथोड। कैथोड पर नहीं बच्चों, एनोड पर डाइहाइड्रोजन लिबरेट होती है। इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, द पॉलीमरिक हाइड्राइड अमंग दीज। तो 2 पॉलीमरिक हाइड्राइड थे, एक बेरिलियम का हाइड्राइड था और दूसरा मैग्नीशियम का हाइड्राइड था। तो ये डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाटर। अब वाटर हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है यानी H2O। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वाटर सप्लाई किस सोर्स से कितनी है। तो सबसे ज्यादा वाटर ओशियन में है 97.33%। उसके बाद वाटर पोलर आइस की फॉर्म में रहता है ग्लेशियर में, और उसके बाद ग्राउंड वाटर होता है। तो बच्चों ये 3 मेजर सोर्स हैं वाटर के। बाकी आपके सामने टेबल दे रखी है और सोर्स भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारा जो 65% हिस्सा है वो वाटर का ही बना होता है, और कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जहां पर 95% हिस्सा वाटर का ही होता है। तो बच्चों बिना वाटर के लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह पाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वाटर की वजह से ही हो सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखिए बच्चों, वाटर तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जब वाटर अपने कंडेंस फेज में होता है, कंडेंस फेज यानी या तो वो लिक्विड है या तो वो सॉलिड है। तो सॉलिड और लिक्विड वाटर इसलिए बनता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसीलिए वो अपनी कंडेंस फेज में आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हाई होती है, एंड ऑल्सो हाई हीट ऑफ फ्यूजन एज कंपेयर टू H2S एंड H2SE। तो
तो अगर मैं H2S की बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अगर H2O की बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस वजह से सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो किसी दूसरे लिक्विड के मुकाबले वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई सरफेस टेंशन एंड ऑल्सो हैज डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो काफी ज्यादा होता है। ड्यू टू हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बींग्स। वाटर की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और जो क्लाइमेट की जो कंडीशन है वो भी ह्यूमिडिटी की वजह से होती है, और ह्यूमिडिटी मतलब वाटर। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। वाटर एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, कई सारे आयन मॉलिक्यूल सब इसमें सॉल्युबल हो सकते हैं। तो बच्चों जो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके लिए भी वाटर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कई सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर वाटर फॉर द मेटाबॉलिज्म इन प्लांट एंड एनिमल। अब वाटर की एक खास बात है कि वाटर आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को आसानी से डिसॉल्व कर सकता है। अब सारे कोवलेंट नहीं, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स वाटर में आसानी से डिसॉल्व होता है। तो दीज आर कोवलेंट कंपाउंड बट डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू देयर पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो दो तरह के कंपाउंड है, एक है वाटर और दूसरा होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर को D2O और वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर किया गया है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास में D2O ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में दोनों प्रॉपर्टी D2O की ज्यादा होंगी, क्योंकि D2O का मास ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन D2O की ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। डेंसिटी भी D2O की ज्यादा होगी। तो हर किसी मामले में D2O H2O से ज्यादा है एक्सेप्ट वन। कौन सा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका ध्यान रखना है। देखो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 78.39 और इसका 78.06। बस यही प्रॉपर्टी है जो वाटर की D2O से ज्यादा होती है, बाकी हर मामले में D2O वाटर से ज्यादा। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बहुत कॉमन चीज है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों वाटर जो है एक बेंट शेप का मॉलिक्यूल है इस तरह से। तो यहां पर दो बॉन्ड पेयर होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं। वाटर का जो बेंट शेप है उसमें जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, और यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये है 95.7 पिकोमीटर। ठीक है। और बच्चों वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू H। तो H पर प्लस और O पर माइनस। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आइस का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है कि आइस वाटर में फ्लोट करती है, इसका मतलब आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में गैप बनने लगते हैं। लार्ज स्पेस आर फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। और बच्चों जब आइस है ना तो वो एक हेक्सागोनल की फॉर्म में आ जाती है इस तरह से। तो यहां पर एक गैप बन जाता है और इसी गैप की वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आइस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर एक ऑक्सीजन है और जो है दो तो इस तरह से हाइड्रोजन होंगे और दो हाइड्रोजन इस तरह से होंगे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक ऑक्सीजन दो कोवलेंट बॉन्ड और दो हाइड्रोजन बॉन्ड से सराउंडेड होगा। तो इधर जो है ऑक्सीजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन होगा और इधर ऑक्सीजन होगा और इधर भी ऑक्सीजन होगा इस तरह से। दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हम दो ऑक्सीजन के डिस्टेंस की बात करें तो वो आती है 276 पिकोमीटर। और यहां पर बच्चों ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है 4 अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। 4 बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी है। पहली है एम्फोटेरिक नेचर। वाटर एसिड भी है और बेस भी है। यहां पर देखिए, यहां पर वाटर अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो H+ को डोनेट करता है। तो इसका मतलब ये इस समय
एसिड का काम कर रहा है। वाटर जब H2S के साथ रिएक्शन करता है तो H प्लस एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो एसिड और बेस दोनों तरह की प्रॉपर्टी वाटर शो करता है, दैट्स व्हाई इट हैज एम्फोटेरिक नेचर। अब जो है वाटर मॉलिक्यूल ऑटो प्रोटोलाइसिस भी हो सकता है, यानी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जब वाटर जो है आयोनाइज्ड होता है तो वो बच्चों जो है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और OH में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कंजुगेट एसिड बेस भी बोल सकते हैं। यहां पर देखो ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल को प्रोटॉन दे रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। तो ये एसिड है तो इसका एक कंजुगेट बेस होगा, और ये बेस है तो इसका एक कंजुगेट एसिड पॉसिबल है। दूसरी रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो वाटर के रिएक्शन सोडियम के साथ करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो -2 है, इधर जाके ये हो गया -1, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन यहां पर +1 है, इधर जाके हो गया 0, इसका हुआ रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, जहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2। ये भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आप आराम से चेक कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। यहां पर कुछ ऑक्साइड, कुछ हैलाइड, कुछ नाइट्राइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जैसे फास्फोरस का ऑक्साइड फास्फोरिक एसिड बनाता है, सिलिकॉन का हैलाइड सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइड जो है अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रेट फॉर्मेशन, अब हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किस तरह से या अटैचमेंट किस तरह से। तो ये 3 तरह से अटैच हो सकता है। एक है कोऑर्डिनेट वाटर, जहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल एज ए लैगेंड की तरह काम करता है। दूसरा है इंटरस्टिशियल वाटर, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल लैटिस के अंदर पैक है। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जैसे कॉपर सल्फेट, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल लाइगेंड की तरह काम कर रहे हैं। अब 3 क्वेश्चन इससे लगाते हैं, देखो। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट 5H2O CuSO4 5H2। तो बच्चों इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर कॉपर 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर और 4 वाटर, ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल लाइगेंड की तरह काम करते हैं, जो मेटल को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये वाला, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और सल्फेट जो है इस तरह से। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखने पे ये पता चलता है कि यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, कितने, 3, और बाकी 2 वाटर मॉलिक्यूल प्योर लाइगेंड की तरह काम कर रहे हैं। तो आंसर हो गया 3। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन। तो इधर मैं सॉल्व करता हूं हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों जब कोई मॉलिक्यूल या आयन, जैसे यहां पर मैं ले रहा हूं Na2CO3 एक सॉल्ट है और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो बच्चों यहां पर जो वाटर है उसका H प्लस एंड OH माइनस आयन का इंटरेक्शन होता है इसके प्लस और माइनस के साथ। तो हमेशा यहां पर एक एसिड मिलेगा और एक आपको बेस मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इन हाइड्रोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस और OH माइनस आयन का इंटरेक्शन होगा किसी मॉलिक्यूल और आयन से। क्लियर। अब बात करते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हुआ कि पूरा की पूरा वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वहां पर H प्लस और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेशन ऑफ NaCl। तो जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल और Cl के चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CuSO4.5H2। देखो बच्चों इसमें पूरा की पूरा वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, नॉट H प्लस एंड OH माइनस आयन। इसी को हमने हाइड्रेशन नाम दी। एक MCQ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। कौन सी प्रॉपर्टी, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पहला,
इट कैन डिजोल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, ये तो ठीक है। इट हैज वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लो नहीं होता है बच्चों, हाई होता है। इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब जो वाटर है उसकी प्योरिटी सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से पता की जाती है। तो जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योर वाटर होता है, उसमें कुछ डिसॉल्व गैस प्रेजेंट होती है, लेकिन प्योरिटी के मामले में वो सबसे ज्यादा प्योर होता है। अब दो तरह का वाटर है, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। जब मैं हार्ड वाटर की बात करूं तो ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर को हार्ड बनाते हैं। किस टाइप के सॉल्ट होंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, क्लोराइड होगा एंड सल्फेट होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर कपड़े धोने के काम नहीं आता है क्योंकि ये सोप के साथ इनफ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। वहीं सॉफ्ट वाटर की बात करूं तो सॉफ्ट वाटर में ये सारे सॉल्ट एब्सेंट हो गए और ये सोप के साथ इजिली लेदर प्रोड्यूस करता है। अब सवाल पैदा होता है कि हार्ड वाटर सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस क्यों नहीं करता? तो बच्चों जो हार्ड वाटर है उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है वो सोप को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। अब देखो ये रहा हमारे पास सोप, ये R और ये COO और Na, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इस पूरे पार्ट को एज ए सॉल्ट की फॉर्म में, जैसे कैल्शियम स्टीरेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो अब इसका जो काम वाला हिस्सा था वो प्रेसिपिटेट हो चुका है, जिस वजह से अब वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब बात करते हैं हार्डनेस कितने टाइप की होती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, केवल बाइकार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस है इट इज ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके हैं, बॉइलिंग से और क्लार्क मेथड से। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के चार तरीके हैं, वॉशिंग सोडा से ट्रीट करेंगे, कैल्गन मेथड यूज करेंगे, आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करेंगे और सिंथेटिक रेजिन यूज करते हैं। वन बाय वन सब पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। इसमें पहला मेथड है बॉइलिंग। अब जो हार्ड वाटर है उसमें मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट है। जब हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये जो होता है कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, जो इंसॉल्युबल होता है और पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। उसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बना लेगा। तो इस तरह से हम बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी बना के फिल्टर करके वाटर से अलग कर सकते। दूसरा है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम हार्ड वाटर में लाइम ऐड करते हैं। लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्युबल पीपीटी बनाएगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बना लेगा। तो बॉइलिंग और क्लार्क मेथड से हमने क्या किया, दोनों को इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में अलग कर दिया। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। इसको ट्रीट करने के अलग मेथड है। सबसे पहला है ट्रीटमेंट वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जब हम क्लोराइड और सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो यहां पर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, जिसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते। अल्टीमेट एम एक ही है कि जो मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है उनको इनसॉल्युबल पीपीटी की फॉर्म में अलग कर देना। तो वो किसने किया? सोडियम कार्बोनेट ने। दूसरा मेथड है कैल्गन मेथड। कैल्गन एक कमर्शियल नाम है एक केमिकल का। केमिकल है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, फॉर्मूला है Na6P6O18। इसी को हमने क्या नाम दिया? कैल्गन। अब कैल्गन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्गन अपने आयन की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर दो सोडियम निकल जाते हैं और इस तरह का एक एनायन बन जाता है जिस पर 2- चार्ज होता है। तो फॉर्मूला क्या बना? Na4P6O18 2-।
अब ये मेन है। तो बच्चों जब ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम के बदले इनको एक्सचेंज कर लेगा, यानी सोडियम चला जाएगा वाटर में और वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ इस तरह से एक्सचेंज हो जाएंगे। तीसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। यहां पर हम यूज करते हैं जियोलाइट, और जिसको दूसरा नाम से जानते हैं परम्यूटेट, जियोलाइट या परम्यूटेट। जियोलाइट एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और इसका फॉर्मूला है NaAlSiO4। इसी को हमने क्या नाम दिया, जियोलाइट। शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं नाज, NaZ, नाज। अब ये जो हमारे पास नाज है उसमें एक आयन सोडियम है और बाकी Z मतलब AlSiO4। तो यहां पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो सोडियम के थ्रू एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी सोडियम आता है वाटर में और वाटर का कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्सचेंज हो जाता है। इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है और इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो बच्चों ये यहां पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम आयन एक्सचेंज विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू फॉर्म ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ठीक, अब यहां पर होता क्या बच्चों, जो आपने परम्यूटेट और जियोलाइट यूज किया है वो उसमें जितना भी सोडियम था वो एक्सचेंज हो जाता है, इसका मतलब इट इज ऑलमोस्ट यूज्ड अप। तो इसको दोबारा से रिजनरेट करने के लिए, यानी उसमें सोडियम दोबारा से लाने के लिए हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं NaCl के साथ। तो NaCl के साथ ट्रीट करने से दोबारा से हमें जो है जियोलाइट वापस मिल जाता है, तो इसका हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये भी एक तरह का आयन एक्सचेंज रेजिन है, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट होता है जियोलाइट प्रोसेस से। अब जो एफिशिएंसी है वो ये बताती है कि इससे हम प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर या डी आयोनाइज्ड वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा वाटर जो सारे सॉल्युबल सॉल्ट से या सारे मिनरल से फ्री होता है, इट इज कॉल्ड डी मिनरलाइज्ड वाटर। तो लगातार हम इसमें जो है एक्सचेंज रेजिन डालते रहेंगे तो सारे के सारे मिनरल एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर जो सिंथेटिक रेजिन मेथड है ये दो तरह का होता है, एक में कैटायन एक्सचेंज होता है और दूसरे में एनायन एक्सचेंज रेजिन यूज होता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। यहां पर जो है एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया और उसके साथ एसोसिएट होता है SO3H। तो इसका पूरा फॉर्मूला होता है RSO3H। तो हमें मिला RSO3H और RSO3H को सबसे पहले हम ट्रीट करवाते हैं NaCl से। तो बच्चों जो SO3H है उसकी जगह में अब आ जाता है RNA। तो बोलने का मतलब दोबारा हमें क्या मिल गया, Na+ मिल गया। अब जो Na+ है रेजिन में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सचेंज करेगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम रेजिन में आ गए, सॉलिड में आ गए, यानी प्रेसिपिटेट हो गए। इनको फिल्ट्रेशन अलग कर सकते हैं और सोडियम अलग हो गया। सोडियम किस में चला गया, सोडियम वाटर में चला गया। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को कौन एक्सचेंज कर रहा है, अगेन यहां पर सोडियम एक्सचेंज कर रहा है। एनायन एक्सचेंज रेजिन, ये एक एनायन एक्सचेंज रेजिन है जहां पर जो एनायन है वो किसकी फॉर्म में है, OH- आयन की। तो जब हम किसी एनायन एक्सचेंज रेजिन को किसी एनायन के साथ ट्रीट करेंगे, और इस समय कौन से एनायन है बच्चों, एक क्लोराइड एनायन है, एक बाइकार्बोनेट है और एक सल्फेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को तो आपने हटा दिया थ्रू कैटायन एक्सचेंज रेजिन, लेकिन जो क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट है उनको हमें एनायन एक्सचेंज के थ्रू हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनायन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं जिसमें एनायन वाला पार्ट है OH-। तो ये इन एनायन को एक्सचेंज करेगा और इस तरह से एक सॉल्युबल सॉल्ट बना देगा और वाटर में क्या छोड़ देगा, OH- तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एनायन एक्सचेंज रेजिन में जब हम प्रोसेस करते हैं तो यहां पर OH आने की वजह से वाटर क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। जैसा कि हमने ऊपर कैटायन एक्सचेंज रेजिन यूज किया था, तो सोडियम के बदले अगर यहां पर हाइड्रोजन यूज होता है तो वाटर एसिडिक हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन एज वेल एज एनायन एक्सचेंज रेजिन दोनों का यूज करते हैं ताकि जो वाटर है वो न्यूट्रल बना रहे। तो H+ और OH- आयन आपस में मिलकर वाटर को न्यूट्रल बना देते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है
Do you expect different product in the solution when aluminum chloride and potassium chloride treat separately with normal water, acidified water and alkaline water? तो हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं, एक है KCl और दूसरा है AlCl3। इन दोनों को हमें डिफरेंट टाइप के वाटर से ट्रीट करना है। अब देखो बच्चों, जो KCl है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो जब हम किसी भी टाइप के वाटर से इसको ट्रीट करेंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा K+ और Cl- में। तो ये दोनों अपने एक्वस की फॉर्म में सॉल्यूशन में रहने वाले हैं। लेकिन जब हम AlCl3 को नॉर्मल वाटर से ट्रीट करेंगे तो बच्चों यहां पर हमें जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT मिलता है प्लस H+ और Cl- आयन सॉल्यूशन में रहते हैं, यानी HCl हो जाएगा ये। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक कहलाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। दूसरी चीज, जब हम एसिडिफाइड वाटर से इसकी रिएक्शन करते हैं तो एसिडिफाइड वाटर में क्या होते हैं बच्चों, H+ होते हैं। तो वो जो H+ है वो AlOH3 के साथ रिएक्शन करके इसको Al3+ में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को एसिडिफाइड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो सॉल्यूशन में केवल Al3+ वाटर और Cl- रहने वाले हैं। तीसरा, अगर हम इसमें एल्कलाइन वाटर के साथ ट्रीट करें तो बच्चों जो एल्कलाइन वाटर है उसमें OH- आयन ज्यादा होंगे। तो जब OH- आयन ज्यादा होंगे बच्चों तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके इस तरह का एक कंपाउंड बना लेंगे AlOH का होल 4- टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। तो इस तरह से AlCl3 तीनों टाइप के वाटर के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। नेक्स्ट, कैल्गन यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनर, द फॉर्मूला ऑफ कैल्गन विल बी। तो मैंने आपको बताया था इसमें होता है Na6P6O18 और जब ये वाटर में जाता है तो यहाँ पर Na+ और इधर हो जाता है Na4P6O18 का होल 2-। तो कहीं दिख रहा है ऐसा, ये वाला देखिए, है ना। तो ये PO3 का होल 6 है, यानी P6 और O18 है। तो A विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हो गया सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर्मूला है H2O2। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ग्रीन केमिस्ट्री में यूज होता है क्योंकि ये कई सारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को ट्रीट करने के काम आता है, यानी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाता है। बनाते कैसे हैं, बेरियम पेरोक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। दूसरा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2S2O8। इसको हमने ऐसा भी लिखा और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। और ये जो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है ये D2O2 ड्यूटेरियम पेरोक्साइड को बनाने के भी काम आता है लेबोरेटरी में। तो ये हमारे पास पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट हुआ, तो यहां पर हमें D2O2 मिल जाता है। लार्ज अमाउंट में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 2-एल्काइल एंथ्राक्विनोल के ऑटो ऑक्सीडेशन से बनाते हैं। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है और एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो बच्चों ये कुछ मेथड है जहां पर H2O2 की प्रिपरेशन होती है। अब H2O2 को हमें और प्योर करना है और कॉन्सेंट्रेटेड करना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसके थ्रू हम H2O2 को और ज्यादा प्योरीफाई करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए ये एक पूरी टेबल मैंने रखी है आपके सामने। देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है 272.4, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 423, वाटर से ज्यादा है, वेपर प्रेशर जो है 1.9, डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, डेंसिटी लिक्विड में 1.44 है, विस्कोसिटी 1.25 है, वाटर से ज्यादा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 70.7 है। थोड़ी और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो H2O2 वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर के साथ मिलकर यह हाइड्रेट बनाता है, जहां पर H2O2 के साथ एक मॉलिक्यूल वाटर अटैच्ड हो जाता है।
अब ये दो चीजें बच्चों आपको समझनी है। कई बार न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसको पूछा भी जाता है। जनरली जो H2O2 है उसको मार्केट में वॉल्यूम के फॉर्म में बेचा जाता है। तो यहां पर एक चीज आती है, इसमें लिखा होता है 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो 20 वॉल्यूम, 50 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, इस तरह से मार्केट में इसको बेचा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड? इट इज मीन 1 ml of 30% H2O2 solution will give 100 ml ऑक्सीजन एट STP। तो जितना भी वॉल्यूम दिया होगा इसका मतलब 1 ml का 30% H2O2 उतना ml O2 प्रोड्यूस करता है STP पर। अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर एक खुली किताब जैसा होता है ना, ये किताब मैंने खोल दी, ठीक। तो यहां पर जो है आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज नॉन प्लेनर, यानी सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं है। तो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड की दो फॉर्म है, एक गैस फॉर्म और एक सॉलिड फॉर्म या सॉलिड फेज। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है दोनों एक प्लेन में नहीं है। दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो है 111.5 डिग्री, जिसको हमने क्या कहा, डायहाइड्रल एंगल। जबकि सॉलिड फेज में ये एंगल कम है 90.2 डिग्री। तो इट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन देखिए, इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल OH बॉन्ड आर पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल बच्चों क्या है, पोलर है, तभी तो वाटर में सॉल्युबल है, तो ये गलत है। दूसरा, द 4 एटम्स आर अरेंज्ड इन नॉन लीनियर एंड नॉन प्लेनर मैनर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो गया बी। तीसरा, ऑल द 4 एटम आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में तो है ही नहीं। और चौथा, 2 हाइड्रोजन एटम आर कनेक्टेड टू वन ऑफ द ऑक्सीजन, नहीं भाई, दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन में निकल के आते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह से काम करता है और दोनों मीडियम में काम करता है, एसिडिक एज वेल एज एल्कलाइन। तो यहाँ पर 4 रिएक्शन है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में, और ये दोनों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है एसिडिक मीडियम में एज वेल एज बेसिक मीडियम में। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो यहां पर ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा और पीबीएस को PbSO4 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो बेसिक मीडियम की बात करें तो यहां पर अगेन फेरस फेरिक में और Mn2 प्लस Mn4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पता कैसे करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करना है। अब पता कैसे करें कि ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है? देखो बच्चों, जब H2O2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एसिडिक मीडियम में H2O2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में। तो दो ही साइन है, या तो वो वाटर बनाएगा या तो वो OH माइनस आयन बनाएगा, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। और रिडक्शन की बात करें तो यहां पर देखिए HOCl कन्वर्ट इनटू Cl माइनस, KMnO4 कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस, I2 कन्वर्ट इनटू आयोडाइड और MnO4 कन्वर्ट इनटू MnO2। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में जो H2O2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो H2O2 या तो OH माइनस आयन बनाएगा या तो वाटर बनाएगा, और जब भी रिडक्शन होगा तो H2O2 O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब एक रिएक्शन हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बताया था, O2 बनाएगा। तो O2 किसमें बन रहा है, देखो बच्चों इसमें O2 बन रहा है, तो ये 100% रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखो PbO2, तो यहां पर जो Pb है उसका है +4 और यहां पर है +2, वो तो क्या रिडक्शन। बाकी देखो यहां पर H2O बन रहा है, यहां पर H2O बन रहा है, यहां पर OH माइनस आयन बन रहा है, तो इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज। जो H2O2 है वो स्लोली डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सम फैक्टर। तो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो वाटर एंड O2 का फॉर्मेशन होगा।
अब कुछ ऐसे ट्रिगर है जो इसके डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट करते हैं। वो कौन कौन से ट्रिगर है बच्चों? सम ट्रेस ऑफ एल्कली, मेटल सरफेस एंड ग्लास कंटेनर। तो ग्लास, मेटल और एल्कली ये तीनों कैटलाइज करते हैं इसके डिकम्पोजिशन को। तो बच्चों इसको स्टोर किया जाता है ग्लास कंटेनर या प्लास्टिक कंटेनर जिसमें जो है वैक्स की लाइन हो, वैक्स की कोटिंग होनी चाहिए। ठीक, इसमें यूरिया भी ऐड किया जाता है एज ए स्टेबलाइजर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो डस्ट से दूर रखना है, मेटल सरफेस से दूर रखना है, एल्कली मेटल से दूर रखना है और ग्लास कंटेनर से दूर रखना है। लास्ट है यूजेस। तो इसका यूज होता है ग्रीन केमिस्ट्री में टू कंट्रोल द डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स भी करता है, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन भी करता है टू द सीवेज वेस्ट। तो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। इसका बच्चों मेन यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट। तो ये हेयर को ब्लीच कर सकता है और टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, लेदर्स, ऑयल, फैट, इन सब को ब्लीच करने के काम आता है। ठीक है। इट ऑल्सो हैज माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ये भी यूज होता है। ठीक है, कान में भी कई बार इसको डाला जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। कुछ ऐसे केमिकल है जो H2O2 से बनाए जाते हैं जैसे सोडियम परबोरेट, परकार्बोनेट, जिसका यूज हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्ट्रिक एसिड, सर्टेन फूड प्रोडक्ट एंड सर्टेन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे सिफेलोस्पोरिन। एक क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not true for the hydrogen peroxide? पहला, हाइड्रोजन peroxide decompose slowly on the exposure of the light, ये ठीक है। It is kept away from the dust because dust can induce explosive decomposition of the compound, ये भी ठीक है। H2O2 used as a bleaching agent for textile, paper, pulp, ये भी ठीक है। तो ये आंसर ये होना चाहिए। It is used as a moderator in nuclear reactor, ये गलत है। तो अब बात करते हैं D2O यानी हैवी वाटर। ठीक है, तो हैवी वाटर का सबसे मेन यूज होता है, इट इज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है इनको स्लो डाउन करने के काम आता है D2O। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एज ए ट्रेसर। तो D2O से हम रिएक्शन मैकेनिज्म को ट्रेस कर सकते हैं। बनाएंगे कैसे? इट इज prepared by electrolysis of water or as a byproduct in some fertilizer industry। तो या तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो D2O मिलता है और फर्टिलाइजर के बाय प्रोडक्ट से भी D2O की फॉर्मेशन होती है। अब जो D2O है वो कई सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल बनाता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करके C2D2, SO3 के साथ रिएक्शन करके ड्यूटेरोसल्फेट, एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करके ड्यूटेरोमीथेन। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद हैवी वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड वाली हैवी वाटर वाली पहली रिएक्शन है D2C2 यानी C2D2, ए विल बी करेक्ट। अब लास्ट पार्ट है डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल। रिसेंटली हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में काफी कुछ कहा है कि भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होगा क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री है। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल की तरह किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है और इसकी कौन कौन सी कमियां हैं। तो बच्चों पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू मास। तो डाई हाइड्रोजन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, डाई हाइड्रोजन जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं होता है। हाँ, अगर डाई हाइड्रोजन में डाई नाइट्रोजन एज ए इम्प्योरिटीज हो तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। किसके ऑक्साइड? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे NOx। तो अगर हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड को मिनिमाइज करना है यानी पोल्यूशन को कम से कम करना है तो यहां हम क्या करते हैं, वाटर की कुछ अमाउंट को इंजेक्ट कर देते हैं डाई हाइड्रोजन के सिलेंडर में, जिससे क्या होता है बच्चों,
डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड इमिट नहीं हो। अब एक इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, तो जो डाई हाइड्रोजन का सिलेंडर होता है कंप्रेस्ड फॉर्म में, वो वेट में 30 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो भारी भरकम टैंक बन जाएगा जिसको कैरी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। एक और कमी है, डाई हाइड्रोजन गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 20 केल्विन। तो 20 केल्विन पर ही लिक्विड स्टेट में ये रहेगी। तो इस प्रोसेस को बनाने के लिए काफी एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब दूसरी चीज, जो टैंक है उसको लाइन करने के लिए यानी टैंक बनाने के लिए आपको मेटल एलॉय की जरूरत पड़ेगी। ये सारे मेटल एलॉय है जिनसे हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस डाइहाइड्रोजन। जैसे अभी सीएनजी पेट्रोल होता है, उसी तरह हम हाइड्रोजन को या तो लिक्विड या गैस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करें या तो स्टोर करें। हाइड्रोजन इकोनॉमी का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है, द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन एट नॉट एज ए इलेक्ट्रिक पावर। कई जगह अभी 5% हाइड्रोजन को मिलाया जा रहा है सीएनजी में, और आगे कुछ ऐसे रिसर्च बताती है कि हम इस 5% को ऑप्टिमम लेवल तक ले जाए ताकि मैक्सिमम हाइड्रोजन का यूज हो सके और जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंस कम हो सके। कि जो हाइड्रोजन है उसका यूज एज ए सेल भी यूज किया जाता है, तो अपोलो मिशन में हाइड्रोजन सेल का ही यूज हुआ था। अब क्वेश्चन लगाते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डाई हाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल, ठीक है। द ओनली pollutant in combustion of dihydrogen is कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, तो यही इनकरेक्ट आंसर ये हो गया। बाकी आप देख लेना। तो एक टेबल आपके सामने है जहां पर हाइड्रोजन के फ्यूल को एज ए लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट बाकी फ्यूल सोर्स जैसे एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल से कंपेयर किया गया है। तो यहां पर यह देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, चाहे मोल्स में हो, चाहे मास में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू सीएनजी, पेट्रोल या अदर गैसोलीन। यहां पर कुछ रिएक्शन है, इनको आपको कंप्लीट करना है और ये भी बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, हाइड्रोलाइसिस है, रेडॉक्स है या फिर हाइड्रेटेड या हाइड्रेशन रिएक्शन है। अब देखो, अभी आपने पढ़ा PbSH2O2, तो बच्चों यहां पर बनेगा PbSO4 और साथ में वाटर, इसको आप बैलेंस कर लेना। तो जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर बनाता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, यानी इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। MnO4 माइनस H2O2, तो यहां पर जो Mn है वो 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O2 जो है H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में O2 भी बनाएगा। तो बच्चों यहां पर जो है Mn का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हुई। CaONH2O, तो यहां पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। AlCl3NH2O, तो AlCl3H2O के साथ मिलके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में जो है H+ और Cl- आयन बनेंगे। कैल्शियम नाइट्राइड, तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों ये जो तीनों रिएक्शन है, इट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, जहां पर वाटर का H+ एंड OH- का इंटरेक्शन हो रहा है। और आगे की दो रिएक्शन कौन सी भी, रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। तो पहला है, तो ये रहा सेलाइन हाइड्राइड, ये रहा कोवेलेंट हाइड्राइड और ये रहा मेटल हाइड्राइड। तो बच्चों सबसे पहले आना चाहिए मेटल हाइड्राइड, यानी मेटल हाइड्राइड इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज्यादा कंडक्ट करेंगे इन सॉलिड फेज और इन मेल्ट, दोनों कंडीशन में। जबकि जो सेलाइन हाइड्राइड है वो केवल फ्यूज्ड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये और सबसे कम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। दूसरा,
ये 3 हाइड्राइड है। इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, तो जितना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर भी उसी फॉर्म में बढ़ेगा, तो इसी फॉर्म में इनका आ जाएगा, सबसे ज्यादा CS और सबसे कम Li। तीसरा, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा होती है बच्चों ड्यूटेरियम की, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उससे कम होगी हाइड्रोजन की और सबसे कम होगी फ्लोरीन की। लास्ट है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, तो जो H को जल्दी दे देगा वो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रखेगा, तो यहां पर सबसे पहले आना चाहिए ये वाला मेटल हाइड्राइड NaH, ठीक है, उससे कम होगा MgH2 और सबसे कम होगा H2O। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारे पास हाइड्रोजन जो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसका PDF मैंने chemistrypage.in वेबसाइट पे रखा है, फ्री में आप एक हफ्ते तक उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आपको क्या करना है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल एक बार जरूर देखने हैं। नीट की तैयारी करने के लिए हमने एक परफेक्ट ऐप बनाया है। 300 रुपए में काफी सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन DPP, कंबाइंड टेस्ट पेपर, DPP को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं और प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है मात्र 300 रुपए में। तो प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सब चीजों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखें। तो चलिए, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर और कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you very much.